डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ट्रिपल सी नीट यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं न्यू चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि प्लांटों में श्वसन किस प्रकार से होता है। उसके सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके MCQ कि इस क्लास में हम एक चैप्टर को पूरा करेंगे और उसके क्वेश्चन भी, जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि शानदार भी, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित जो ग्लाइकोसिस की पहली अनुक्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा प्रेरित होती है। ऑप्शन ए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ऑप्शन बी एल्डोलेज, या ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज, या ऑप्शन डी एनोलेज। तो हमारा इसमें क्या आएगा, यानी ग्लूकोज का जो फ्रैक्शन है ना 6, यानी कि हेक्सा आ गया। 6 का मतलब है 6 यानी कि हेक्सा, यानी कि 6 फॉस्फेट बताएं इसमें। तो इसमें क्या ये क्या हेक्साकाइनेज और Mg यानी कि मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं, जिससे क्या ATP के द्वारा ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट के फॉस्फोरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकीय श्वसन में NAD की भूमिका क्या है। यानी कि ऑप्शन ए ये ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है, ऑप्शन बी ये एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करते हैं, या ऑप्शन सी ये एक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, या ऑप्शन डी अवायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इसमें आएगा यानी कि NAD की भूमिका क्या, जो सहसंयोजक एंजाइम भी हैं तथा ये क्या इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इन्हें इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन बी, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिकाओं में ग्लूकोज विखंडन की प्रथम अवस्था होती है। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण, या ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें आएगा हमारा ग्लाइकोसिस होता है ना, जो ग्लूकोज के विखंडन का प्रथम पद है। यानी प्रथम पद क्या है, ग्लाइकोसिस, जिससे क्या O2 की आवश्यकता नहीं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑक्सी व अनऑक्सी दोनों प्रकार की श्वसन विधियों में पाया जाता है। इसके लिए क्या है, इसके द्वारा पायरुविक अम्ल के ना उसके 2 अणु बनते हैं, जिसमें क्या 2 ATP व 2 NADH2 का निर्माण होता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, यानी ग्लाइकोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है। ऑप्शन ए 18% से अधिक, ऑप्शन बी लगभग 10%, या ऑप्शन सी 7% से भी कम, या ऑप्शन डी लगभग 15%। यानी कि इसमें जो लैक्टिक एसिड के किण्वन में ग्लूकोज है ना, वो 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी पूर्ण ऊर्जा ATP में संग्रहित नहीं होती। यानी कि जो ATP होता है ना उसमें संग्रहित नहीं होती ATP में। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा सी, 7% से कम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है। यानी कि कौन सी अभिक्रिया जिसमें CO2 मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन ए पादप में वायु श्वसन, एल्कोहलिक किण्वन, या प्राणियों में वायु श्वसन, या लैक्टेट किण्वन। तो इसमें ऑप्शन आएगा, यानी कि जो अवायवीय श्वसन व किण्वन 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे लैक्टेट किण्वन और एथेनॉल किण्वन। इसमें क्या लैक्टिक किण्वन से लैक्टिक अम्ल उत्पादित होता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना उससे अभिक्रिया सीधे ही NADH द्वारा अपचायित होती है। NADH द्वारा अपचायित होती है और CO2 का उत्पादन नहीं होता है उसमें। तो एल्कोहल जो होता है ना एथेनॉल किण्वन पायरुवेटिक एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तन होता है, जिसमें क्या CO2 मुक्त होती है। तो इसमें आएगा डी, यानी लैक्टिक किण्वन, इसमें CO2 मुक्त होती नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए O2 एवं C2H2OH, या CO2 एवं O2, या CO2 एवं एसिटिल्हाइड,
या CO2 एवं C2H2OH। तो इसमें अंतिम उत्पाद होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं C2H2OH। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या ईस्ट के अनऑक्सीकृत श्वसन का मुख्य उत्पादक है? यानी कि जो हमारा मुख्य उत्पादक है ना अनऑक्सीकृत श्वसन का, वो हमें इसमें बताना है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन व अनऑक्सीकृत श्वसन होता है। जो ऑक्सीजन नहीं होगी तो अनऑक्सीकृत हो गया ना। इस प्रकार से पार्विक अम्ल में एथिल एल्कोहल व CO2 का निर्माण होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, अनऑक्सीकृत उत्पादक क्या होता है, या तो CO2 व एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यानी कि एथिल AL एल्कोहल। तो हमारा आंसर आएगा इसमें सी यानी CO2। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट का किण्वनकारी उत्पादक होता है, यानी ईस्ट का जो किण्वनकारी उत्पादक है वो क्या है, H2O प्लस CO2। ऑप्शन बी मेथेनॉल व CO2, ऑप्शन सी एथेनॉल व जल, या डी एथेनॉल व CO2। तो उसमें किण्वन का उत्पादन होता है ना, उसमें एथाइल एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व CO2 होती है। यानी कि हमारी एक अभिक्रिया है, यानी कि अभी करके दिखाते हैं। यानी कि ये हमारी अभिक्रिया है, यानी कि ये अभिक्रिया है, यानी C6H12O6 प्लस ADP प्लस IP, यानी कि उसका संतुलन होगा 2 कार्बन यानी 2 C2H5OH प्लस 2 ATP। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, ये वाली हमारी ये आएगी। यानी कि ये हमारा हो गया ग्लूकोज, और ये हो गया हमारा एथाइल एल्कोहल, यानी कि एथाइल एल्कोहल। ये हमारी अभिक्रिया हो गई। तो हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि एथेनॉल प्लस CO2, ये डी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्य द्रव स्तर फॉस्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है? यानी कि 1, 3 यानी 1, 2, 3 या फिर 0। तो हमारा इसमें आंसर आएगा, तो इसमें आएगा यानी कि जो सिट्रिक चक्र में क्या है, सक्सिनाइल जो वो होता है C को अम्ल में सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के लिए दौरान यानी GTP के एक अणु का निर्माण होता है, यानी ATP का अणु का निर्माण होता है, GTP नहीं। तो उसमें क्रियाधार यानी कि फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं जिसे, यानी फॉस्फोरिलेशन की संख्या क्या होगी, तो उसमें क्या एक अणु का निर्माण होगा यानी ATP के का। तो इसमें आएगा आंसर हमारा ए, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल भाग भित्ति में यानी कि आउटर बॉल में, या ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में यानी इनर बॉल में, या फिर अंतःभित्ति स्थान में। तो इसमें आएगा हमारा यानी जो इलेक्ट्रॉन ETS होते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः बॉल होती है यानी अंतःभित्ति, उसमें उपस्थित होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अंतःभित्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेब्स चक्र में विषय में कौन सा गलत है, यानी क्रेब चक्र के विषय में कौन सा गलत है वो उसको पहचानिए। ऑप्शन ए, इस चक्र में 3 बिंदुओं में 3 बिंदुओं पर NAD प्लस व NADH प्लस या H में न्यूनीकरण होता है, या इस चक्र में एक बिंदु में FAD प्लस या FADH2 की न्यूनीकरण होता है, या ऑप्शन सी सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सियन अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है, या ऑप्शन डी यह चक्र एसिटिलिक समूह यानी कोएंजाइम बारे के पायरुविक अम्ल के साथ सघन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है।
तो इसमें आएगा, यानी कि इसमें क्या एक चक्र एसिटिल समूह होता है जो एसिटिल कोएंजाइम के पार्विक अम्ल के साथ सघन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो हमारा ये गलत है, जबकि पार्विक अम्ल का सघन, यानी कि क्रेब्स साइकिल की शुरुआत में एसिटिलिक जो समूह होते हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिटिक के सघन से होती है, जबकि ट्राइकार्बोक्सिलिक यानी 6 कार्बन युक्त जो समूह होता है वो सिट्रिक अम्ल बनता है, यानी कि 6 जो होते हैं कार्बन होते हैं उसमें। तो हमारा इसमें आंसर आएगा गलत, कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन है साइटोक्रोम पाए जाते हैं, यानी साइटोक्रोम किस में पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, या फिर लयन में, लाइसोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या माइटोकॉन्ड्रियल की बाह्य भित्ति में। तो साइटोक्रोम जो होते हैं ना वो प्रोटीन का एक समूह है, साइटोक्रोम यानी कि प्रोटीन का एक समूह है जिसमें सभी में आयरन युक्त हीम, यानी कि आयरन युक्त होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है ना, वह हरित लवक में जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है उसमें भाग लेते हैं, यानी कि साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में तो मिलते हैं क्रिस्टी, और क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इसलिए इसमें आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। तो ऑप्शन डी हमारा आएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में दिए गए दो नाम वास्तव में एक ही चीज़ के हैं, क्रेब चक्र व केल्विन चक्र, ट्राइकार्बोक्सिल अम्ल चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र, या सिट्रिक अम्ल व केल्विन चक्र, ट्राइकार्बोक्सिल अम्ल चक्र या यूरिया चक्र। तो हम यानी दो वास्तव में तो एक ही चीज़ है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ हैं, उनके बारे में बताना है। क्रेब चक्र की क्रिया है ना वो हैंस क्रेब द्वारा दी गई थी, उसका नाम क्रेब चक्र दिया गया था, यानी हैंस क्रेब वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, इसलिए उनका क्रेब चक्री साइकिल पड़ गया। इसमें संबंध कई जो 3 कार्बन संयुक्त जो साइट्रिक अम्ल, सिस्कोनिक्टिक अम्ल तथा आइसोसाइट्रिक अम्ल आदि होते हैं ना उनमें, यानी TCH चक्र, जिसका TCH चक्र या ट्राइकार्बोक्सिल एसिड चक्र भी कहा जाता है, यानी कि ट्राइकार्बोक्सिल चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, यानी TCA चक्र। इसमें साइट्रिक अम्ल का निर्माण प्रथम उत्पादक है तथा इसमें सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं इसे, जो कि 24 यानी 24 ATP अणुओं के उत्पादन से संबंधित है। अभी इससे पहले भी हमने इसी के बारे में बात की थी। इससे जो पहले क्वेश्चन था ना जिसमें क्रेब साइकिल शुरुआत एसिटिलिक समूह व एक्जोलेट के सघन से होती है, उसमें ट्राइकार्बोक्सिलिक 6 कार्बन युक्त सिट्रिक अम्ल था। इसमें ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइट्रिक अम्ल व क्रेब चक्र का अंतिम उत्पादक क्या है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जल। तो इसमें क्या आएगा, क्या हमने देखा कि जो ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पादक पायरुविक अम्ल था, जबकि एसिटिल कोएंजाइम व क्रेब साइकिल के मध्य की संयोजक कड़ी है, यानी कि TCA चक्र अभी बताया जाए जिसके बारे में। तो वो क्या एसिटिलिक कोएंजाइम का ऑक्सीकरण होता है जो जल यानी H2O व O2 CO2 बनाते हैं, एसिटिलिक कोएंजाइम होते हैं, इसलिए इसमें आंसर आएगा हमारा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण में ATP का, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में NADPH का, या ऑप्शन सी श्वसन में ATP का या श्वसन में NADH का। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि श्वसन में ATP का। अभी क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ऊर्जा का संश्लेषण किसमें होता है, ATP अणु से भरा हुआ होता है, यानी ऑक्सीकरण द्वारा अपचयित कोएंजाइम होते हैं ना वो NADH या FADH2 के द्वारा निकलती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन ए शर्करा व O2, ऑप्शन बी
CO2 जल व ऊर्जा, ऑप्शन सी जल व ऊर्जा, ऑप्शन डी CO2 व ऊर्जा। यानी कि ऑक्सीशोषण जो एंजाइम द्वारा नियंत्रण ऊर्जा मुक्त क्रिया है, यानी कि जो एंजाइम द्वारा नियंत्रण ऊर्जा मुक्त क्रिया, यानी ऊर्जा निकलती रहती है, यानी कि हमारे ऑप्शन में आगे ऊर्जा तो है ही है, उसके जैसे कार्बनिक पदार्थ हो ना CO2 व H2O में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि ATP के क्रमबद्ध जो होते हैं ना निर्माण में उच्च मात्रा में जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसमें क्या आएगा CO2 वाले होते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, यानी CO2 जल व ऊर्जा, ये पूर्ण ऑक्सीकरण में निष्कासित होते हैं। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है तब ATP का नेट लाभ कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2 या ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। यानी कि ग्लाइकोसिस में 2 फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया द्वारा फ्रुक्टोज निर्माण में ATP के 2 अणुओं उपभोग हैं, यानी कि 2 अभिक्रिया यानी ATP के 2 अणुओं का उपभोग होता है। तो ATP के 4 अणु सबस्ट्रेट तथा फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा संश्लेषित होते हैं, यानी 1 और 3 बिस फॉस्फोरिग्लिसरेट यानी होते हैं। इसकी थोड़ी वो है, तो इसमें क्या है ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, यानी कि 2 भी हो सकता है और 8 भी, इसको करेंगे अभी। इसमें आएगा 2, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइको अपघटन क्रैब्स साइकिल तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य किसका निर्माण करना होता है? यानी कि इनका कुल मिलाकर किसका निर्माण करते हैं ये, इनके बारे में बताना। यानी कि ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिडों का, ऑप्शन बी छोटी छोटी चरणबद्ध इकाइयों में ATP का, या ऑप्शन सी एक बड़ी ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया में ATP का या शर्करा का। यानी इसमें क्या छोटी छोटी चरणबद्ध इकाइयाँ जो ATP का करते हैं। अभी हमने देखा कि ऑक्सी एंजाइम जो होते हैं, ऑक्सीशोषण एंजाइम, उनको नियंत्रण करने में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें का CO2 व H2 यानी जल ऑक्सीकरण होते हैं, इसलिए। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण में किस चरण के दौरान ADP से ATP अणु सर्वाधिक संख्या में बनते हैं? यानी ऑप्शन ए ग्लाइकोसिस में, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, या पार्विक अम्ल में एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित होते हैं। यानी जो सर्वाधिक अणु बनते हैं ना ADP से ATP, वो बनते हैं ETCS में, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में। तो हमारा आंसर आएगा इसमें जो होते हैं ना एंजाइम के ऑक्सीकरण होता है तथा NADH2 तथा FADH2 का आणविक ऑक्सीजन के द्वारा बनते हैं, यानी कि CYTP, CYTC, CYTA, CYATA3 काफ़ी सारे बनते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीशोषण के दौरान कुल कितनी ATP अणुओं की प्राप्ति होती है? यानी कि ऑक्सीकरण के द्वारा कितने हमें अणु प्राप्ति? तो ऑप्शन ए 36 अणुओं की, ऑप्शन बी 38 अणुओं की, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 38 अणुओं की। तो उसमें क्या जो होते हैं ग्लाइकोसिस में क्या 6 अणु यानी 2 ATP होते हैं और 2 NADH2 होते हैं, उनको यानी कि मिलाकर कितने होते हैं 8 ATP, और मध्यवर्ती चरण में होते हैं 6 ATP, और जबकि क्रेब्स साइकिल में होते हैं 24, यानी कि ग्लाइकोसिस वाले में होते हैं कितने 8 ATP, और मध्य वाले में होते हैं कितने मीडियम के 6 ATP, और जबकि लास्ट वाला जो होता है क्रेब्स साइकिल उसमें होते हैं 24। तो ये क्या हुए 24 और 6 30 और 30 और 8 38, यानी कि 38 अणुओं की प्राप्ति होती है। हमारा ऑप्शन होएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, EMP उत्पन्न कर सकता है कुल, ऑप्शन ए 6 ATP, ऑप्शन बी 8 ATP, या ऑप्शन सी 24, या फिर ऑप्शन डी 38। तो अभी हमने देखा कि
कि ईएमपी पथ में कुल ऊर्जा होती है 8 एटीपी के बराबर होती है, यानी कि 2 एटीपी बाद 2 NADH2 जो ETS से होते हैं, तो ये 8 एटीपी बनते हैं। तो उसमें आएगी बी, यानी कि 8 एटीपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन मध्य भंजित भजन में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि ऑप्शन ए पायरुविक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटाइल कोएंजाइम, ऑप्शन सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या ऑप्शन डी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो इसमें क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य परिवर्तन ग्लूकोज में होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्यतः परिवर्तन किस में होता है, ग्लूकोज में। इन्हें श्वसन प्रक्रिया में लिया जाता है, वसा विखंडन कोलेस्ट्रॉल व वसीय अम्ल में से पहले होता है। तो इसमें आएगा हमारा यानी कि एसिटिलिक कोएंजाइम, ऑप्शन बी। यानी कि अगला क्वेश्चन है, श्वसन मध्यस्थ वसा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के बंधन उपापचय संबंधित होते हैं, यानी कि अभी वही वाला था हमारा। तो इसमें क्या आएगा, यानी कि वही एसिटिलिक कोएंजाइम, एसिटिलिक कोएंजाइम। सॉरी डबल बार हो गया क्वेश्चन, 2 बार आया हुआ ना इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायवीय श्वसन पथ को सही क्या कहा जाता है, उपचयनी, अपचयनी, परवलयी या उभयबलीयक। तो इसमें आएगा हमारा जो एक जैव रसायन अभिक्रिया है, ये यानी जैव रसायन जो होती है ना अभिक्रिया, वह जो उपचयनी व अपचयनी यानी कैटाबॉलिक प्रक्रिया है ना, उसकी प्रक्रिया को कार्य करता है। उभयबलीय पथ हो, जैसे हम क्या कहते हैं, उभयबलीय पथ, यानी कि ये ए और बी दोनों को मिला के होता है हमारा उभयबलीय, ये वाला। तो हमारा ऑप्शन आएगा कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइपालमेटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना है, यानी कि इसमें हमें गुणांक का मान निकालना है, यानी कि इसका एक सूत्र होता है श्वास गुणा, यानी कि श्वास बराबर, यानी कि मुक्त हुई CO2 और एक उपयोग में ली हुई O2, यानी कि उपयोग में कितनी ली है वो सूत्र निकालना है। RO का मान 0.7 होता है, जबकि RO जो होता है ना उसका 0.7 हो, जैसे ट्राइपालीमेटिन का विघटन होता है। इसमें क्या है, एक O2 कितनी है 102, और जबकि O2 कितनी है 145। तो हम इनका दोनों का भाग करेंगे जब हमारा आएगा 0.7, तो ऑप्शन आएगा हमारा सी 0.7। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा है और हमारा क्लियर भी हुआ है। तो आगे इसी के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं, नई एक एक चैप्टर के लिए। आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस प्रकार के MCQ हो रहे हैं और किस प्रकार के चल रहे हैं। तो थैंक यू आपके लिए सो मच। आपको एक बार और कि आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन है डाउट में वो भी हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।